तो इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी में तो ये प्रथा रही है, एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए वो कई लोगों का टिकट बीजेपी काटती है। बीजेपी कई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेती है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उनका पब्लिक के साथ कनेक्ट क्या है, और तमाम मुद्दों को आधार बना करके बीजेपी टिकट बांटती है। अब सवाल उठता है सुदीप, एक नाम मैं ऐड करना चाहूंगा इन तमाम लोगों के साथ, संघ प्रिया गौतम का, संघमित्रा मौर्य का। बदायूं से संघमित्रा मौर्य मौजूदा सांसद हैं। 2019 में बीजेपी ने सपा से बदायूं सीट छीनी थी। बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 1991 के बाद बीजेपी बदायूं में पहली बार जीती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से इनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी को घेरते रहे हैं, एंटी हिंदुत्व बात करते रहे हैं, और जिस तरह की बातें वो रामचरितमानस और हिंदुओं के खिलाफ करते रहे, उनके ग्रंथों के खिलाफ करते रहे, ऐसे में आपको लगता है कि संघमित्रा मौर्य, जो कि अपने पिता का प्रचार करती हुई भी देखी गई थी, उनको टिकट दिया जा सकता है? क्या आप मानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की जो राजनीतिक हैसियत है उसको बीजेपी दरकिनार नहीं करेगी और उनके सुपुत्र को टिकट दे करके और किसी तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगी? वही बात मैं वीके सिंह को लेकर के भी पूछूंगा और साथ ही साथ वरुण गांधी को भी लेकर के पूछूंगा। वरुण गांधी का स्टैंड तो हिंदुत्व पर काफी एक्सट्रीमिस्ट जैसा रहा है। वो ऐसे ऐसे बयान देते रहे हैं जिसको सुन करके कई लोग कहते थे कि गांधी परिवार के एक राहुल गांधी भी हैं और दूसरे वरुण गांधी भी हैं। वरुण गांधी की भाषा इस तरह की क्यों है? लेकिन बीच में देखा गया कि वो तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने लगे। आप क्या देखते हैं, किसका टिकट फाइनल है, या इनमें से सभी लोगों का टिकट काट दिया जाएगा, नए चेहरे को उतारा जाएगा? पंकज जी, इन लोगों को टिकट नहीं मिला, इनका संशय में तो है, लेकिन इसमें बृजभूषण सिंह जो है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रभाव कैसरगंज के आसपास नहीं है। उनका प्रभाव जो है बिहार के लोग कई लोकसभा क्षेत्र में भी है, जैसे महाराजगंज और वगैरह में। तो उनको उनके बेटे को दिया जाए या किसी तरह से उनको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रभाव जो है मैनीफोल्ड है। जहां तक संघमित्रा का रहा, देखिए कूटनीति के हिसाब से सोच सकते हैं। अगर आप इनको रखेंगे, संघमित्रा को अगर आप टिकट देंगे, भाजपा देगी, तो आप हो सकते हैं जो उनके पिताजी हैं मौर्य, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, या उनका जो बोलने का तरीका है या जो जितने एग्रेसिव होते हैं वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे वरुण गांधी और मेनका गांधी में वरुण गांधी का लगता है कि कोई परसेंटेज चांसेस है कि बच जाए, वरना मेनका गांधी का टिकट जाना तो एकदम तय है। वरुण गांधी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, कांग्रेस जा नहीं सकते हैं आप। भारतीय जनता में आपने एग्रेसिव हिंदूवादी का भी काम किया, आपको बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। वो यूपी के चीफ मिनिस्टर ही बनना चाहते थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वीके सिंह का भी करीब करीब टिकट लग रहा है। अनिल अग्रवाल काफी ये है, कॉन्फिडेंट है कि उनको वहां से मिलने का है। और पंकज जी, एक चीज आप भूल रहे हैं, जो मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल है वो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और बिहार के पटना में वो प्रचारक भी रहे थे। उनका टिकट कटना या उनका टिकट संशय में रहना एक आश्चर्य वाली बात होगी, क्योंकि वो बहुत संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बड़ी कोर ग्रुप से हैं और बहुत ही पके पकाए कार्यकर्ता रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रचारक भी रहे हैं काफी लंबे समय तक। उनका टिकट कटने का एक है कि कटेगा तो वो आश्चर्यजनक बात होगी, वरना इन लोगों में से एक दो छोड़ के करीब करीब सबका संशय है और मुझे लगता है कट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि आप सेकेंड रंग लीडर को ऊपर लेते हैं और इससे आपके जो आपने जैसे बताया कि आपके जो कार्यकर्ता होता है उनमें एक जोश आता है कि उनको भी लगता है कि उनका भी भविष्य है। तो ये सब कारण है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। ये सब कारण से ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ और नाम है राहुल लाल जी। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनकी भी चर्चा है। अगर हम बात करें बलिया से तो वीरेंद्र सिंह मस्त भी हैं, उनकी भी सीटें फंसी हुई है। कानपुर लोकसभा सीट से बात करें तो सत्यदेव पचौरी हैं, इनकी भी सीटें फंसी हुई दिख रही है। देवरिया से बात करें
तो रमापति राम त्रिपाठी भी है, मौजूदा सांसद हैं, 2014 से देवरिया सीट बीजेपी के पास ही है। क्या इन लोगों की सीटें कटती हुई आपको दिखाई पड़ रही है? इनका सीट रोका क्यों गया? देखिए, इनके सीट पे तो खतरे के बादल काफी अच्छे खासे जोर शोर से हैं। चूंकि देखिए, अगर आप आ जाइए प्रयागराज पर ही देख लीजिए, प्रयागराज में दावेदार कितने बड़े बड़े आ चुके हैं जो चर्चा में है वहां पे। सोचिए कि ईडी के डायरेक्टर, उनके नाम तक की, जो फॉर्मर डायरेक्टर, उनके नाम तक की भी चर्चा हो रही है वहां पे। कई लोग, रीता बहुगुणा जोशी को, उनको टिकट मिलेगा तो देखिए, उन्होंने तो अपने बेटे को लेकर तमाम तरह के विवाद जो है वो पहले ही हो चुके हैं वो, तो अब उन्हें टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है। अनुपम जी तो बैठे हुए भी हैं यहाँ पे, हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की है उस चीज को लेके। तो वहां पे कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। जो तमाम दूसरे सीट भी बता रहे हैं, इन सीटों को अगर इनमें भारतीय जनता पार्टी को इन्हें फिर से देना होता, रिपीट करना होता, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें रिपीट कर चुकी होती। अब वो देखिए, बीजेपी 80 का जब नारा लगा रही है, 75 सीटें उन्हें अपने अपने पास लड़ना है, वो अपने सहयोगी दलों को 5 सीट दे रही है, तो उनकी रणनीति है कि एक भी सीट किसी भी रूप में कहीं से भी उसमें गड़बड़ी नहीं हो। हम लोग ये आलोचना ना कर सकें कि टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने कोई गड़बड़ी की। सोचिए कि अभी पिछले कार्यक्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तमाम बीजेपी के लोग ये परेशान है कि बाराबंकी वाला टिकट हम लोगों ने कैसे दे दिया, जबकि उनके पहले भी कई सारे ऑडियो, कई तरह के अधिकारियों से गाली गलौज देने वाले कई वीडियो वायरल होते थे। तो बीजेपी नहीं चाहती कि वो टिकट दें और टिकट वितरण में कुछ दूसरी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। जब देखिए, आप बड़ा नारा, बड़ा स्लोगन लेके चलते हैं, और अब चूंकि इलेक्शन, सोचिए कल चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी पंकज, तो अब यहां पे जो तीसरी सूची आएगी वो महज 17-18 तारीख तक में बीजेपी की तीसरी सूची आने की संभावना है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के नाम भी दिखेंगे, क्योंकि द्वितीय सूची में हम लोगों को उत्तर प्रदेश के नाम नहीं दिखे हैं। ये तमाम नाम जिसके आपने नाम लिए हैं, उन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को कई दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं पंकज जी, और एक नहीं, कई कई सारे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। जो कोई बैगन लेके नहीं आ रहे हैं, वो ऊपर से कोई जो है कि नई चीजें लेके नहीं आ रहे हैं, पार्टी को 4 चीज नहीं दे सकते हैं, वो पार्टी में जो है कि एनर्जी भर सकते हैं, पार्टी के जाति समीकरण पर फिट बैठ रहे हैं, कई लोग जो है कि पार्टी में जो है कि उम्र के हिसाब से भी सही बैठ रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि जो बड़े पैमाने पे जो टिकटें बची हुई हैं, इसमें रिपीटेशन की दर काफी कम होगी। इसमें कई कम ही जगहों पे जहां पे कि पार्टी की बिल्कुल लाचारी है कि अगर हम उनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो उससे कहीं नुकसान की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि पार्टी नुकसान नहीं लेना चाहेगी। तो उस स्थिति में ही जो है कि वो टिकट की स्थिति पार्टी रिपीट करेगी, नहीं तो पार्टी के रिपीटेशन का कोई संभावना नहीं है। अब आप देखिए, हम लोग अगर अभी चर्चा आपने कैसरगंज के सांसद महोदय की थी, उनकी स्थिति अलग है। मैं सहमत हूं सुदीप जी ने जो बातें कही कि उनको केवल हम लोग कैसरगंज के एक सीट से जोड़ के नहीं देख सकते। वो ऐसा नहीं कि आज देश में जो है कि मोदी जी का लहर चल रहा है फिर वो अभी सांसद बने हुए हैं, तो उन्होंने अपने आप को, उनकी सीट, उनके अगल बगल के कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि एक वो मोदी लहर से पहले से भी वो सीटें और उनका प्रभाव कायम था, आज भी उनका प्रभाव कायम है। तो उस स्थिति में उन्हें मना के अब भारतीय जनता पार्टी को यह भी ध्यान में रखना है पंकज जी कि जाट वोटों की नाराजगी, क्योंकि आपके पश्चिमी यूपी में ना हो, चलो यहाँ पे तो आपने जो है कि आपने गठबंधन कर लिया जयंत चौधरी से, लेकिन आप सोच के देखिए कि हरियाणा को लेकर भी बीजेपी की समीकरण कितने मजबूत बन रहे हैं, कितने तमाम प्रकार के काम हो रहे हैं। वहां पर भी कोई नुकसान की स्थिति नहीं हो, इसलिए टिकट तो उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो विकल्प ऐसे दिए जाने के प्रयास होंगे जिससे कि खुद बृजभूषण शरण सिंह भी कहीं कहीं सहमत होंगे। तो एक तरफ से जाट वोटों की नाराजगी भी ना हो, और उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी से भी कोई नुकसान ना हो, ऐसे ही कोई उपाय नहीं चलाने पड़ेंगे। क्योंकि आप अगर हम लोग देखते हैं आंकड़े, 2014 में जो हरियाणा में जाट वोट मिले थे बीजेपी को, लगभग वो परसेंटेज 20% के आसपास था, लेकिन आप 2019 के लोकसभा चुनाव में वो परसेंटेज जो है 50% को क्रॉस करता है पंकज जी। तो बीजेपी की रणनीति ये जरूर है कि वो गैर जाट की राजनीति हरियाणा में कर रही है, लेकिन बीजेपी उसके साथ साथ जाट वोटों को भी जोड़ के पूरा ला रही है अपने पास। यही कारण है कि जहां पर जाट वोट हरियाणा में 50% से ऊपर रहा है, उन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है कि सीटें पिछले चुनाव में क्लियर की है। तो बीजेपी जब उत्तर प्रदेश का यह निर्णय ले रही है, उस स्थिति में वो हरियाणा शरीके प्रदेश को भी जो है कि उसका भी ध्यान रख रही है पंकज जी। वो बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी कैसरगंज का सीट डिसाइड करना, क्योंकि एक तरफ देती है तो दिक्कत, क्योंकि उसका नेगेटिव फॉल आउट
हरियाणा में दिखाई पड़ेगा। खासतौर पर वो पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एक बार फिर सड़क पर उतर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रचार करने उतर जाएंगे। और अगर नहीं देती है तो निश्चित तौर पर सिर्फ एक ही जगह कैसरगंज ही नहीं बल्कि गोंडा, और सुदीप तो यहां तक कह रहे हैं कि बिहार के महाराजगंज तक में उनका असर है। ऐसे में अनुपम जी जो कह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट दे करके उनको मनाया जा सकता है, उनको पार्टी के साथ जोड़े रखा जा सकता है, शायद बीजेपी इस तरह की रणनीति अपना सकती है। लेकिन अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि आप प्रयागराज से आते हैं, रीता बहुगुणा जोशी का विकल्प क्या सोच रखा है बीजेपी ने? बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी का टिकट होल्ड क्यों की हुई है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते थे? क्या आपको ये नहीं लगता कि वहां से अगर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटता है तो ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा नाम है, ब्राह्मणों में एक गलत संदेश जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये अफोर्ड कर पाएगी, क्योंकि एक दूसरा नाम और है रमापति राम त्रिपाठी का देवरिया से, इनकी भी टिकट रोकी गई। आखिर क्या वजह है, क्या दिखाई पड़ता है? अगर खास तौर पर मैं इन 2 सीट की बात करूं तो इन 2 सीटों पे टिकट रोकने के पीछे मकसद क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, जहां तक ब्राह्मण चेहरे की बात और ब्राह्मणों की नाराजगी की बात है, मैं आपको बहुत ही विश्वस्त तरीके से बता सकता हूं पंकज जी कि वो ब्राह्मण चेहरे वेरे पे वोट नहीं पड़ता। वो ब्राह्मणों का वोट वो नरेंद्र मोदी को जा रहा है। वैसे तो ज्यादातर जगह जा रहा है, पर ब्राह्मणों का खास तौर से जा रहा है, तो उसमें कहीं कोई मुझे शुबा नहीं है। जहां तक रीता जोशी की बात है, वो तो सब अभी भाजपा में ही, पहले कांग्रेस में थी, फिर समाजवादी पार्टी में थी, फिर वो भाजपा में आई, कई पार्टी बदल चुकी है, कई तरह की बात। जिस बात से उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का बहुत फंसा हुआ चुनाव था। अब ऐसे में 5वें या 6ठे चरण में उनके लड़के जाते हैं और जाके अखिलेश यादव के साथ मंच पे भाजपा सपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसको बहुत बुरी तरीके से देखा गया था। इतना ज्यादा उस समय रीता जोशी ने एक बात भी कही थी, साहब मेरे लड़के को टिकट दे दीजिए, मेरा टिकट काट दीजिए। तो उन्होंने जिस ओपनली टीवी पे आके कहा था, मीडिया से कहा था कि साहब मेरे लड़के को टिकट दे दी, मेरा टिकट काट दीजिए। तो अभी एक बड़ी अजीब सी आपको देखिए, यही मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसी एक स्थिति पैदा हो गई थी। तो रीता जोशी यहाँ से सांसद जरूर हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो भाजपा की सांसद है। रीता जोशी सांसद नहीं है, भाजपा का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वहां पे 1 दर्जन ब्राह्मण टिकट के लिए लाइन लगाए बैठे हुए हैं। तो एक बात मैं, अच्छा, रीता 75 को क्रॉस कर चुकी है, रीता 75 को क्रॉस भी कर चुकी है। मैं उसी क्षेत्र में बैठा हूँ, वहीं से बात करता हूँ, और मैं आपके चैनल पहले भी कह चुका हूँ, लगातार कहता रहा हूँ। जब भाजपा की सूची नहीं जारी हुई थी तब से मैं कह रहा हूँ कि नहीं साहब, रीता जोशी का टिकट कट जाएगा। अब जैसे विनोद सोनकर का टिकट है पड़ोस में कौशाम में, उनका, लेकिन 3 टिकट है यहाँ पे, विनोद सोनकर का, रीता जोशी का और उनका केशी देवी पटेल का। केशी देवी पटेल को अभी आप दिखा भी रहे थे स्क्रीन पे। केशी देवी पटेल का टिकट अभी तक होल्ड जरूर है, लेकिन मुझको लगता है कि केशी देवी का पटेल रिपीट हो जाएगा। इसलिए रिपीट हो जाएगा क्योंकि महिला है, जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं, उनका लड़का वहां से विधायक रहा है, और मतलब काफी उनका होल्ड है, प्लस पटेल है, और फूलपुर से पटेल बिरादरी से ही सब लोग लड़ते हैं। और तीसरी बात ये कि उसमें बहुत लोगों की नजरें लगी है, पल्लवी पटेल वहां आना चाहती है। पल्लवी पटेल यहाँ भी, आज तो मैंने देखा टीवी चैनल ने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया धर्मेंद्र यादव वहां आ रहे हैं। तो फूलपुर की एक जगह काफी एक प्रेस्टिजियस जगह है, और बड़ी मैवरिक सीट है पंकज भाई, बड़ी मैवरिक सीट है। कब कब किसको गिरा दे, कब किसको उठा दे। आप सोचे कि वो वाइट सीट है जहां पे जवाहरलाल नेहरू से लेकर अतीक अहमद तक सब सांसद रहे। मतलब एक रेंज देखिए कितनी बड़ी है, एक तरफ आपको जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ आपको अतीक अहमद नजर आएंगे। तो बड़ी मैवरिक सीट है। मुझे लगता है कि केशी देवी से पटेल का वो टिकट एकदम क्लियर है। लेकिन जब भाजपा की पहली सूची नहीं आई थी, मैं तब से कह रहा हूँ, आज के प्रोग्राम पे कह रहा हूँ कि रीता जोशी का टिकट 2 कारणों से कटेगा। एक तो 75 साल के ऊपर जा चुकी है, दूसरे वो उनके लड़के ने जिस तरह का स्टैंड लिया, तीसरे उन्होंने मीडिया पे आके जो बयान दिया, और फाइनली इसलिए कि रीता जोशी का भाजपा में कोई कोई पकड़ नहीं है भाई। वो अभी भाजपा में आई है, और कोई भाजपा की पुरानी कार्यकर्ता नहीं है, सारी पार्टियां होकर आई है। हाँ, रीता जोशी का टिकट कटने वाला है। और रही बात इसकी ब्राह्मणों की, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां पे बहुत ढेर सारे ब्राह्मण लाइन पे हैं, और अच्छे, उनमें से अभी एक ब्राह्मण को, नेता को तो हमने देखा जो वहां पे लाइन में है, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने अचीवर ऑफ द वीक करके खुद ही ट्वीट किया था। उनको नंबर 1 अचीवर ऑफ द वीक करके प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था।
और भी तमाम लोग हैं जो कई कई बार से टिकट मांग रहे हैं। तो रेवती रमन भी देखिए उसी इलाके से आते हैं पंकज भाई। वो अलग बात है कि रेवती रमन को एंट्री इसलिए नहीं मिली कि वहां पे इतनी लंबी चौड़ी लाइन है टिकट के लिए। तो साहब रेवती रमन को लाइए, रेवती रमन को अगर आप दे देंगे, एक बाहरी आदमी को टिकट देंगे। टिकट हमारे यहाँ जो मेयर रही है अभिलाषा गुप्ता, वो एकदम बुरी तरह परेशान है उस टिकट को प्राप्त करने के लिए। नीलम करवारिया जो भाजपा की विधायक रही और जो उदयभान करवारिया की पत्नी है, वो उसके लिए परेशान है। तो वहां पर बड़ी लंबी सूची है। ये मत सोचिए कि वहां कोई ब्राह्मण वो नहीं है। गीता का टिकट कटेगा, विनोद सोनकर का टिकट कटेगा, जो मुझे अभी प्रतीत हो रहा है, और केशरी देवी का टिकट कटेगा। देखिए भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है केशरी देवी सेफ है। बाकी समय बताए। आपको लग रहा है केसरी देवी सेफ हैं, पर एक सवाल मेरा अरविंद जी से होगा। अरविंद जी, इनका क्या होगा? रमापति राम त्रिपाठी का क्या होगा? साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि बरेली से संतोष गंगवार का क्या होगा? संतोष गंगवार तो वो पुराने चेहरे हैं जो कि वाजपेयी के कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे, उनका भी टिकट होल्ड किया गया है। रीता बहुगुणा जोशी का तो किया ही गया है। इन्होंने अभी फूलपुर से बात की, केसरी देवी पटेल ये कह रहे हैं केसरी देवी पटेल को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन रमापति राम त्रिपाठी का क्या होगा? और अगर हम कानपुर की बात करें, क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले ही कानपुर में वहां के एक विधायक को, जो कि कांग्रेस के विधायक है मेरे ख्याल से, उनको बीजेपी में लाया गया है। अब कानपुर का भी सीट होल्ड किया गया है। कानपुर से हैं सत्यदेव पचौरी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको कानपुर में भी कोई नई पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है? प्रयागराज में तो अनुपम जी कह ही रहे हैं कि इनकी सीटें बदली जाएंगी, इनको टिकट नहीं मिलेगी, इनका टिकट कटना तय है। लेकिन रमापति राम त्रिपाठी, संतोष गंगवार और केसरी देवी पटेल को लेकर के तो इन्होंने साफ कह दिया। और जहां तक कानपुर से सवाल है सत्यदेव पचौरी, तो इनको लेकर के आपको क्या लगता है? पंकज जी देखिए, जब टिकट का बंटवारा होता है, निर्णय लिया जाता है, जब काटने की बारी आती है, तो एक चीज का जरूर अनुभव किया जाता है कि अगर ये विरोध होगा तो उसका प्रस्तावना कितना बड़ा होगा। कहीं वह विरोध, कहीं वो वहां की सीट पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा, पार्टी को लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। इस चीज का भरपूर ध्यान रखा जाता है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में माहिर है। आप देखिए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये भाजपा के बहुत जो है प्रतिबद्ध मतलब कार्यकर्ता रहे हैं और इसके बाद जो है सांसद विधायक भी हुए। चाहे सत्यदेव पचौरी जी का कहिए, रमापति राम त्रिपाठी जी का कहिए, गंगवार साहब का कहिए, ये ऐसे लीडर रहे हैं जो कि पार्टी लाइन के लिए हमेशा जो है प्रतिबद्धता के साथ जो है अपना समर्पण भाव दिखाते रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनको चाहे पार्टी जहां भी रखे, ये उसमें संतुष्ट दिखेंगे। ये बगावत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज की ये उम्र का इनका ढलान भी है और यहाँ पर जो है कई ऐसे लीडर हैं भाजपा के जो कि अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों, सभी लोगों का आप देखिएगा, चाहे पचौरी साहब हो या आपके गंगवार साहब हो, रमापति राम हो या वीरेंद्र सिंह मस्त हो, ये सबका टिकट कटेगा। आप देखिएगा, यह नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इनके जगह पे जो है दूसरे को लाना बहुत आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इनको फिर लड़ा जाएगा तो चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन सवाल उठेगा कि उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो कि दशकों से जो है पार्टी में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपना सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार भी करती है, पार्टी के भविष्य को लेकर के आगे की एक योजना जो होती है उस पर भी वो काम करती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, जैसा कि आपने जैसे बदायूं की सीट की बात की, संघमित्रा की बात की, तो मुझे लगता है कि देखिए वहां शिवपाल यादव लड़ रहे हैं। जब भाजपा 80 का टारगेट लेकर के चल रही, तो मुझे नहीं लगता है कि संघमित्रा जो है वहां पे शिवपाल को बहुत बड़ी चुनौती परोस पाएंगी। वैसी स्थिति में जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के बदायूं ही नहीं पूरे प्रदेश के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं असहज है। और उस दौरान देखा भी गया कि कहा गया कि नहीं तो संघमित्रा को जो है हटाया जाए, उनको टिकट न दिया जाए। और मजेदार बात कि फाजिल नगर में जब स्वामी प्रसाद चुनाव लड़ रहे तो वही संघमित्रा जो है लाठी लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ाई थी, न जाने क्या क्या बोली थी, भाजपा के खिलाफ भी बोली थी। तो भाजपा जो है, मुझे नहीं लगता कि संघमित्रा का वहां रखेगी। रही बात जैसे उनकी बिरादरी का वोट का, तो अब तो पूरी बिरादरी ही जो है भाजपा में समाई हुई है।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह कि अगर अगर रीता बहुगुणा जोशी की, जैसा अनुपम जी कहे, मैं उस चीज से पूरी तरह सहमत हूँ। वो भाजपा का आर्डर बेस की कभी नहीं रही है। वो तो कांग्रेस छोड़ करके आई थी, बड़ी नेता थी, फिर आपके जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही थी, एक राजनीतिक परिवार से आती थी, तो उनका एक ऑरा था। इस नाते इलाहाबाद खड़ा करके उस सीट को भाजपा जीतने में कामयाब रही। लेकिन आज की तारीख में भाजपा के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। बीच में जिस तरह उन्होंने कहते सुनी गई बेटे को लेकर के जो उनका मोह उपजा, उसको भी लेकर के भाजपा असहज हुई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बाकी जैसे आपने जैसे ब्रिजभूषण शरण की बात की, देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे की अपेक्षा मुझे लगता है कि उनकी पत्नी को दिया जा सकता है, क्योंकि उनके बेटे जो है गोंडा सदर से विधायक है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है पूरी तरह से ये मुझे नहीं लगता है कि उनका टिकट कटेगा तो वो बगावत की स्थिति में आ जाएंगे या सपा के साथ जाएंगे। देखिए उनको भी अपने राजनीतिक भविष्य का अनुमान है। अच्छा, भाजपा जो है नैतिकता के सवाल पे कई लोगों के सामने आईना रख चुकी, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह को आपने देखा, रमेश बिधूड़ी को देखा। वो कतई नहीं चाहेगी कि ऐसे विवादास्पद लोगों को जो है टिकट दिया जाए जिससे सवाल उठे, विपक्ष को घेरने का मौका मिले, नैतिकता की बातों को लेकर के उठे। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है कैसरगंज से, तो वो भी जो है शांत ही दिखेंगे और शांत ही बैठेंगे। हो सकता है कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद दे दिया जाए आगे चल करके, या कुछ और भरोसा दिया जाए कि आपको जो है और कुछ दिया जा सकता है। तो ये कोई आज की तारीख में मोदी का इतना बड़ा औरा है, पार्टी का जो जलवा जलाल जो बरकरार है, कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा कि पार्टी के खिलाफ जा करके अपनी जो है फजियत कराए, थुथू कराए और भविष्य की राजनीति को जो है अपनी कुंद करे, मुझे लगता है। पंकज जी।